क्लास 7th 8th हिंदी पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण और हिंदी भाषा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण नव्या पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण और हिंदी भाषा। क्या आपने कभी सोचा है कि अपने दैनिक जीवन में हम अपने विचार एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं? घर, विद्यालय, पार्क, सड़क, दुकान, बाजार, प्रत्येक स्थान पर एक व्यक्ति को अपने मन के विचारों का भाव दूसरे तक पहुंचाने पड़ते हैं कि वह दूसरे की बात को समझ पाता है। इसके लिए वह किस साधन का प्रयोग करता है? भाषा। बिना भाषा के अपनी बात दूसरों को समझाना बहुत कठिन होता है। संकेत के माध्यम से भी हम अपने भाषा का आदान प्रदान किया जा सकता है, परंतु इसमें बहुत कठिनाई होती है, समय अधिक लगता है, पूरी बात भी समझ नहीं आती है। भाषा बना है जिसका अर्थ है वाणी। ईश्वर ने केवल मनुष्य को ही सोचने समझने की शक्ति दी है। पशु पक्षी अपनी अपनी आवाज़ों में एक दूसरे तक अपने भाव पहुंचाते हैं, परंतु ये भाषा नहीं होती। मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ निकालना भाषा नहीं है। बच्चा जब छोटा होता है तब वह अपने मुख से कुछ ध्वनियाँ निकालकर अपनी बात समझाना चाहता है, परंतु वह भाषा नहीं होती है। धीरे धीरे वह अपनी माँ से, परिवार से सार्थक ध्वनियाँ उच्चारण करना सीखता है, फिर वह छोटे छोटे वाक्य बनाता है। इस प्रकार वह भाषा सीख जाता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। इससे भाषा के दो रूप हैं, लिखित और मौखिक। अध्यापिका ने विद्यार्थी को अपनी गोवा यात्रा का अनुभव ग्रीष्म अवकाश गृह कार्य में लिखने को दिया। मनीषा ने यात्रा से वापस आकर अपने अनुभव लिखे। अध्यापिका ने पढ़कर उनका मूल्यांकन किया। यहाँ मनीषा ने लिखकर अपने अनुभवों को व्यक्त किया तथा अध्यापिका ने पढ़कर उसकी बात समझी। वह भाषा का लिखित रूप है। इसमें एक व्यक्ति लिखकर अपने विचार प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात को समझता है। पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लेख, कहानी, संस्मरण, तार आदि भाषा का लिखित रूप है। अध्यापिका ने कक्षा में आकर बताया कि वह ग्रीष्म अवकाश में विद्यालय की ओर से विद्यार्थियों को गोवा ले जाएगी। वह बात सभी विद्यार्थियों ने सुनी। मनीषा ने घर जाकर अपने माता पिता को बताया। माता पिता ने उसका बात को ध्यानपूर्वक सुना और गोवा जाने के लिए अनुमति दे दी। यहाँ अध्यापिका तथा मनीषा ने अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुँचाई और विद्यार्थियों तथा माता पिता ने उनकी बात सुनकर समझी। ये भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है तथा श्रोता सुनकर अपनी बात समझाता है। इसे कथित भाषा भी कहते हैं। आप काव्य पाठ, कहानी सुनाना, भाषण, समाचार वाचन, वाद विवाद, नाटक, रेडियो, दूरदर्शन के श्रव्य कार्यक्रम आदि भाषा के मौखिक रूप हैं। भाषा। मातृभाषा अर्थात माँ द्वारा प्राप्त भाषा वह भाषा जिसे बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। इस भाषा से बालक का सर्वप्रथम परिचय होता है। यदि माँ गुजराती बोलती है तो बालक की मातृभाषा गुजराती होगी। यदि परिवार कश्मीरी भाषा बोलता है तो बालक की मातृभाषा कश्मीरी होगी। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी का प्रयोग लगभग 70% निवासियों द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है, अतः हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राजभाषा। राजभाषा अर्थात राजकाज की भाषा वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, राजभाषा कहलाती है। संपर्क भाषा। संपर्क की भाषा वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं, संपर्क भाषा कहलाती है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है तथा विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। भारत संविधान में
22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। मानक भाषा। जब भाषा विकास प्रक्रिया से गुजरती है तब उसकी एकरूपता को बनाए रखना कठिन होता है। हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसलिए इस पर बोलियां तथा उपभाषाओं का प्रभाव पड़ता रहता है। ऐसी स्थिति में वर्णों व शब्दों के एक से अधिक रूप प्रचलित हो जाते हैं। कौन सा शुद्ध है ये तथा मानक है, इसको जानने में कठिनाई अनुभव होती है। इस कारण से भाषा के जिस रूप को शिक्षावृंदों द्वारा प्रयुक्त व विद्वानों द्वारा स्वीकृत किया जाता है, वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। बोली। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। वह भाषा का अल्प विकसित रूप होता है। इसे सामान्यतः बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। इसमें साहित्य की रचना प्रायः नहीं होती है। कुछ साहित्यकारों ने बोलियों में साहित्य की रचना की थी, जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस कवितावली अवधी भाषा में, सूरदास ने सूरसागर ब्रजभाषा में, विद्यापति ने पदावली मैथिली भाषा में रचना की थी। परंतु बोलियों में रचनाएं बहुत कम हैं। आगे चलकर ये खड़ी बोली में ही सीमित रह गई। इनका आगे विकास नहीं हो सका, केवल खड़ी बोली का विकास होता गया। उसने आधुनिक हिंदी भाषा का रूप ले लिया। कुछ अन्य बोलियां कन्नौजी, मगही, बुंदेली, बांगड़ू, बघेली आदि भी हैं। उपभाषा। जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वह उपभाषा बन जाती है। बोलियों में साहित्य की रचना प्रायः नहीं होती है, परंतु उपभाषा में साहित्य की रचना होने लगती है। एक उपभाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। अवधी, ब्रज तथा राजस्थानी बोलियों में साहित्य की रचना हुई थी और इनका क्षेत्र भी बड़ा था, अतः ये उपभाषाएं बन गईं। राजस्थान की कई बोलियां हैं, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी। जब उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है तब वह भाषा का रूप ले लेती है। इसी तरह उपभाषाओं में पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी, और पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी, पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली और कामायनी, मागधी में मगही, भोजपुरी और अंगिका है। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली और वोडो। इनकी लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी और जर्मन और फ्रांसीसी की रोमन, उर्दू की फ़ारसी, पंजाबी की गुरमुखी और बंगाली की बांग्ला है। देवनागरी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। अब हम पढ़ेंगे साहित्य के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य दो प्रकार का होता है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य जब साहित्यकार साधारण रूप से बोलचाल की भाषा अब में अपने विचार व्यक्त करते हैं तो वह गद्य साहित्य कहलाता है। इसमें तुकबंदी अथवा लय का अभाव होता है। गद्य के उदाहरण हैं पत्र, निबंध, लेख, कहानी, कथा, संस्मरण, नाटक, उपन्यास और जीवन। साहित्यकार हैं मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। पद्य साहित्य जब साहित्यकार अपने विचार तुकबंदी अथवा लय द्वारा व्यक्त करते हैं तब वह पद्य साहित्य कहलाता है। पद्य साहित्य के उदाहरण हैं दोहा, छंद, कवित, सवैया, पद, सोठा, कविता आदि। साहित्य के प्रमुख कवि हैं कबीरदास, बिहारी लाल, तुलसीदास, सूरदास, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर। हम जानकारी लेंगे व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप प्रयोग का ज्ञान कराता है। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार।